Hello students, welcome to Edwara. First of all, I would like to introduce myself, Shashank Pathak, Faculty of History. Dear students, आज हम लोग जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पर परिचर्चा करेंगे, प्राचीन इतिहास के अंतर्गत उस टॉपिक को 16 महाजनपद के रूप में जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। कई सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम परिचर्चा करेंगे, बट उन पर बात करने से पहले 16 महाजनपद को अन्य नामों से भी अभिहित किया गया। इतिहास में 16 महाजनपद को द्वितीय नगरीकरण के रूप में भी जाना जाता है। आपको याद होगा, हम लोगों ने इससे पहले की क्लास में फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन के बारे में बात की थी, प्रथम शहरीय सभ्यता के बारे में बात की थी। शायद आपको अब हमारी बात याद आ रही होगी। सिंधु सभ्यता को पहली शहरी सभ्यता के रूप में जाना गया था। कोई भी शहरी सभ्यता जब विश्व के दृष्टि पटल पर विद्यमान होती है तो उसके पीछे के कारकों को भी जानना जरूरी होता है। आप याद करिए, हमने आपको बताया था नवपाषाण काल के अंतिम चरण में जब मानव ने कॉपर का प्रयोग किया, तांबे का प्रयोग किया, तो आपको याद होगा कृषि में सरप्लस फूड प्रोडक्शन हुआ था, कृषि में अधिशेष उत्पादन हुआ था। और इस बात को हमने वहां पर भी आपसे कहा था कि गंभीरता से ध्यान देना है और यहां पर भी आपको गंभीरता से ध्यान देना होगा। जब जब सरप्लस फूड प्रोडक्शन होगा, जब जब अधिशेष उत्पादन होगा, तब तब ग्रामीण सभ्यता या फिर ग्रामीण समाज शहरी जीवन को जन्म देगी। यानी कि एक बार पुनः भारतीय उपमहाद्वीप में शहरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इतिहास में इसे ही द्वितीय नगरीकरण के रूप में जाना गया और 16 महाजनपद के रूप में भी अभिहित किया जाता है। अब आप यहां पर देखेंगे, आइए 16 महाजनपद पर हम लोग बात करें कि उससे पहले 16 महाजनपद किस तरीके से बना, उस पर भी बात कर लेना जरूरी है। वैदिक काल को इतिहासकारों ने दो महत्वपूर्ण भागों में विभाजित करके बताया। जहां प्रथम चरण पूर्व वैदिक काल के रूप में जाना गया, वहीं पर द्वितीय चरण उत्तर वैदिक काल के रूप में जाना गया। बात अगर पूर्व वैदिक काल की करें, उस समय का समाज पशुपालक समाज था, बंजारों जैसा जीवन था, कबीलाई समाज था और उस समाज के लोग पशुपालन को प्रथम प्राथमिकता देते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि उस कबीलाई समाज को कृषि करना नहीं आता था, लेकिन एक स्थान पर न रहने के कारण वह कृषि कार्य को बेहतर ढंग से नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने पशुपालन को ही प्रथम प्राथमिकता दी थी। लेकिन यहां पर इस बात को जानते हुए आपको चलना होगा कि कृषि से भी वह परिचित थे। पशुपालन को प्रथम प्राथमिकता देने की वजह से अधिकांश युद्ध जो पूर्व वैदिक काल में हुए वह पशुओं के लिए ही हुए। इसीलिए आप इस बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि अर्ली वैदिक पीरियड में, पूर्व वैदिक काल में कभी भी साम्राज्य विस्तार हेतु युद्ध नहीं होता था। जब भी कभी युद्ध हुआ तो आप वहां पर देखेंगे पशुओं के लिए, मवेशियों के लिए। जिस कबीले के पास अधिकांश संख्या में मवेशी होते थे वह कबीला सबसे समृद्ध माना जाता था। हालांकि आप इस बात को गौर से समझिएगा, ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राजाओं के बीच युद्ध का वर्णन किया गया है। वहां पर पशुओं हेतु युद्ध नहीं था, बल्कि जल विवाद को लेकर के वहां पर युद्ध हुआ था, जिसमें भरत जन के कबीला और उसके राजा सुदास को विजय प्राप्त हुई थी। फिर भी इसके अलावा अधिकांश युद्ध जो होते थे वह पशुओं के लिए होते थे। अब आप इस बात को गंभीरता से समझ गए होंगे कि पशुओं की कितनी महत्ता थी। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि जब मैं 16 महाजनपद जैसे टॉपिक को पढ़ रहा हूं तो यहां पर वैदिक काल के बारे में क्यों जिक्र किया जा रहा है? क्योंकि जब तक इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर नहीं करूंगा कि कैसे 16 महाजनपद का अभ्युदय हुआ, तब तक इस टॉपिक के मर्म को और इसकी गहराई को आप नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए ध्यान से हमारी बात को आपको सुनना होगा। पूर्व वैदिक काल में अधिकांश युद्ध पशुओं के लिए लड़े गए, क्योंकि प्रथम प्राथमिकता पशु थे। और आपको यह भी याद होगा कि पूर्व वैदिक काल में जो आर्यों का विस्तार था वह सप्त सैंधों के आसपास के क्षेत्रों में था। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास ही यह कबीलाई लोग निवास करते थे। हालांकि बहुत बौद्धिक वर्ग के थे। बार बार कबीले के रूप में इनको अभिहित किए जाने का मात्र एक ही कारण है कि इनका जीवन स्थायी नहीं था और पशुपालक अवस्था में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते थे। लेकिन इतिहास के क्रमिक विकास की परंपरा में इन्हीं कबीलाई समाज के लोगों ने अब धीरे धीरे साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया।
क्षेत्र को महत्ता प्रदान की और अब आने वाले समयों में इनका निवास स्थान भी स्थायी होने लगा। यानी कि अब थोड़ा सा आपको यहां पर ध्यान देना होगा। इसका मतलब अब ये पशुपालन की जगह पर एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, कृषि की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। जब कोई भी समाज कृषि कार्य करेगा, उसकी प्रथम प्राथमिकता कृषि होगी, तो निश्चित रूप से वह समाज स्थायी जीवन प्राप्त करेगा। और यही बात मैंने आपको नवपाषाण काल के दौरान भी आपको बताया। नवपाषाण काल में स्थायी बस्ती क्यों बसनी शुरू हुई? क्योंकि मानव ने कृषि कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। और एक बार पुनः वैदिक काल के दूसरे भाग उत्तर वैदिक काल में मानव ने पशुपालन की जगह पर कृषि को प्राथमिकता दी। और जब कृषि को प्राथमिकता मानव देगा तो जीवन स्थायी होगा। कहानी और आगे बढ़ती है। अब जो कबीलों के बीच में युद्ध होता था वह पशुओं को लेकर के न के बराबर युद्ध हुआ। अब क्षेत्र विस्तार को लेकर के युद्ध प्रारंभ हो गया। क्रमिक विकास की प्रक्रिया में मानव सभ्यता आगे बढ़ती है और धीरे धीरे स्थायी जीवन प्राप्त करते हुए वही कबीलाई समाज जन से जनपद की ओर उन्मुख होने लगता है। 6th सेंचुरी बीसी तक आते आते यह 16 महाजनपद के रूप में दिखाई देने लगता है। 16 महाजनपद के रूप में यह कबीलाई समाज दिखाई दे कि उससे पहले उत्तर वैदिक काल में इनकी स्थिति को भी जानना जरूरी होता है। आपको याद होगा पूर्व वैदिक काल में मानव जीवन लगभग सप्तसैंधों के आसपास के क्षेत्रों में संकेंद्रित रहा, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जब मानव ने लोहे की खोज कर ली, आपको पता है उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से भारत में लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। लोहे की खोज होने के बाद मानव जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आया, अभूतपूर्व परिवर्तन आया और ऐसा क्रांतिकारी बदलाव मानव समाज को बदल करके रख दिया। अब आपके मन में एक जिज्ञासा आ रही होगी कि इतने महत्वपूर्ण बदलाव को क्यों इतने जोरदार तरीके से बताया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, मानव का समाज, मानव का धर्म, मानव की अर्थव्यवस्था, उनकी संस्कृति सब कुछ बदलने वाली थी। मानव ने उत्तर वैदिक काल में कृषि को अब प्रथम प्राथमिकता देना शुरू कर दिया। लोहे की खोज हो चुकी थी। जो मानव सप्तसैंधो यानी कि सिंधु और उसके आसपास के क्षेत्रों की तरफ था, अब वह मानव वहां से विस्थापन की प्रक्रिया में आ गया और अब वह चलने लगा गंगा यमुना के दोआब में। गंगा यमुना के दोआब में अधिक उपजाऊ मिट्टी थी, जहां पर कृषि बहुत बेहतर ढंग से की जा सकती थी। इसके साथ ही साथ यहां पर घने जंगल भी थे। लोहे की खोज हो जाने से उन घने जंगल को आसानी से काट दिया गया और जोत का आकार भी विशाल हो गया। इस तरह से आप देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में ये जो जन हैं, जब जनपद का स्वरूप धारण करते हैं तो गंगा यमुना के दोआब में इनका विस्तार सबसे अधिक देखा जा सकता है। और यही जनपद धीरे धीरे क्षेत्रीयता को विस्तार अपनाते हुए महाजनपद के रूप में दिखाई देने लगते हैं। शायद अब आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। 16 महाजनपद का जो अभ्युदय हुआ 6th सेंचुरी बीसी में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, उनमें से अधिकांश महाजनपद आपको गंगा यमुना के दोआब में ही दिखेंगे। आइए अब हम बात करते हैं कि 16 महाजनपद जो गंगा यमुना के दोआब में अधिकतर पाए गए, उनकी जानकारी के स्रोत क्या हैं उस पर हम बात करते हैं। फिर उसके बाद इन 16 महाजनपद के बारे में बात करेंगे और इनकी राजधानी भी आपको महत्ता समझाते हुए उसकी क्रिया प्रक्रिया को बताएंगे। 16 महाजनपद के बारे में हमें जो जानकारी प्राप्त होती है या फिर जो जानकारी के स्रोत हैं, आप देखेंगे बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय, इसके साथ ही साथ भगवती सूत्र जो कि जैन साहित्य के अंतर्गत आता है, और पाणिनि की अष्टाध्यायी में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। हालांकि पाणिनि की अष्टाध्यायी की अगर मैं बात करूं तो वहां पर 22 महाजनपद का उल्लेख है, लेकिन प्रमुखता से 16 महाजनपद ही इतिहास में देखा जाता है। जिन 16 महाजनपद के बारे में बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, जैन साहित्य अपनी बात रखता है, उनके बारे में आपको बता दूं, उनकी संख्या इस प्रकार से है: अंग, मगध, काशी, कौशल, मल्ल, चेदी, वत्स, मत्स्य, कुरु, पांचाल, अश्मक, अवंती, कंबोज, गांधार, सूरसेन। 16 महाजनपद के अलावा अन्य प्रमुख गणराज्य भी थे, जिनमें पावा के मल्ल, कुशीनारा के मल्ल, रामग्राम के कोली, पिप्पलवन के मोरी, केशपुत्र के कालम, सुमसुमारगिर के बग, मिथिला के विदेह, वैशाली के लिच्छवी और कपिलवस्तु के शाक। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में द्वितीय नगरीकरण के दौरान 16 महाजनपद के साथ साथ कुछ प्रमुख गणराज्यों का भी उल्लेख हमने किया। प्रश्न अब ये उठता है कि 16 महाजनपद
और प्रमुख गणराज्य भारतीय उपमहाद्वीप के किन क्षेत्रों में अधिकता से पाए गए? वैसे तो सामान्यतः पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में दक्षिण भारत को छोड़कर शेष सभी जगहों से 16 महाजनपदों के अभ्युदय की जानकारी प्राप्त होती है और हर राज्य में लगभग कुछ न कुछ महाजनपद अपने साम्राज्यवादी विस्तार नीति के तहत फल फूल रहे थे। फिर भी यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो 16 महाजनपदों का अभ्युदय हुआ उनमें आप यहां पर क्रम से देख सकते हैं। अफगानिस्तान में एक महाजनपद, पाकिस्तान में भी एक महाजनपद, राजस्थान में भी एक महाजनपद, उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद, बिहार में 3 महाजनपद और आंध्र प्रदेश में भी 1 महाजनपद। इस तरह से 16 महाजनपदों का अभ्युदय हुआ। आइए अब हम एक एक करके उन 16 महाजनपदों की बात करें जो अलग अलग राज्यों में प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम हम अफगानिस्तान में प्राप्त महाजनपद की बात करते हैं। कंबोज महाजनपद जो था वह अफगानिस्तान के क्षेत्र में अभिहित किया जाता है। हालांकि कंबोज महाजनपद का विस्तार कश्मीर तक भी था। इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान में फल फूल रहे महाजनपद की बात करें तो गांधार महाजनपद पाकिस्तान में फल फूल रहा था, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। वहीं पर कंबोज की राजधानी की हम बात करें तो कंबोज की राजधानी हाटक या फिर राजपुर के रूप में अभिहित किया जाता है। नेक्स्ट महाजनपद की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान का जो मत्स्य क्षेत्र है यानी कि वर्तमान में विराटनगर, वह मत्स्य महाजनपद के रूप में जाना जाता था और उस समय मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर हुआ करती थी। मध्य प्रदेश में भी एक ही महाजनपद प्राप्त हुआ जो कि अवंती महाजनपद के रूप में जाना गया। अवंती महाजनपद यानी कि वर्तमान उज्जैन और इंदौर के आसपास का जो क्षेत्र था, साथ ही साथ विदिशा के आसपास का भी जो क्षेत्र है वह अवंती महाजनपद के रूप में जाना जाता है। अवंती महाजनपद की 2 राजधानी हुआ करती थी। उत्तरी अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैन, वहीं पर दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। उज्जैन भगवान शंकर का एक बहुत ही पवित्र स्थल के रूप में भी विख्यात है। यहाँ पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, 12 ज्योतिर्लिंग में उसका उल्लेख होता है। इसके साथ ही साथ अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 8 प्रमुख महाजनपद का अभ्युदय हुआ। आप यहां पर देखेंगे काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। दूसरे महाजनपद के रूप में अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो कौशल महाजनपद का उल्लेख होता है। कौशल महाजनपद की 2 राजधानी हुआ करती थी, श्रावस्ती और साकेत। जहां उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, वहीं दक्षिण कौशल की राजधानी साकेत के रूप में जानी जाती है। वर्तमान फैजाबाद का जो क्षेत्र है वह साकेत के रूप में जाना जाता है। उसके साथ ही साथ अयोध्या को भी समाहित किया जाता है। वहीं पर अगर श्रावस्ती की मैं बात करूं तो श्रावस्ती एक बहुत खूबसूरत नगर था जो कि अर्धचंद्राकार रूप में फैला हुआ था। इसके अलावा मल्ल महाजनपद की 2 राजधानी हो जाती है। हालांकि मल्ल एक गणराज्य था। आप देखेंगे एक राजधानी पावा होती है जो बिहार में है, दूसरी राजधानी कुशीनारा यानी कि कुशीनगर के रूप में ज्ञात है जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसके साथ ही साथ वत्स महाजनपद की अगर मैं बात करूं तो वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी, वर्तमान इलाहाबाद का परिक्षेत्र, प्रयागराज का परिक्षेत्र, वह वत्स महाजनपद के रूप में जाना जाता है जिसकी राजधानी कौशाम्बी। इसके साथ ही साथ कुरु महाजनपद की अगर मैं बात करूं तो कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ जो कि दिल्ली के आसपास का क्षेत्र था, यह इसकी राजधानी के रूप में विख्यात था। वहीं पर पांचाल महाजनपद की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान फर्रुखाबाद का जो क्षेत्र है वह पांचाल महाजनपद के अंतर्गत आता था। पांचाल महाजनपद की 2 राजधानी, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिक्षत्र और दक्षिण पांचाल की राजधानी काम्पिल्य। यहां पर काम्पिल्य का हमने जिक्र किया तो आइए कुछ महत्वपूर्ण बात आपके बीच में रखता हूं। यह वही काम्पिल्य है जहां पर राजा द्रुपद का शासन हुआ करता था। महाभारत के काल में राजा द्रुपद की पुत्री पांचाली, जिसको द्रौपदी के रूप में भी जाना जाता है, वह काम्पिल्य की ही रहने वाली थी। कई बार परीक्षा में प्रश्न आ चुका है। हालांकि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनता है कि उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ थी या फिर दक्षिणी पांचाल की राजधानी, तो इसीलिए आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। तो उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिक्षत्र और दक्षिण पांचाल की राजधानी काम्पिल्य। आइए उत्तर प्रदेश के अगले महाजनपद की बात करते हैं, शूरसेन। इतिहास में शूरसेन महाजनपद की असीम महत्ता है।
इस महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। इसके साथ ही साथ चेदी महाजनपद का भी उल्लेख हुआ। चेदी महाजनपद, जिसकी राजधानी सोतिवती या फिर सोतिमती या फिर शक्तिमती के रूप में जानी जाती है। तो इस तरह से आपने उत्तर प्रदेश के 8 महाजनपद और उनकी राजधानियों के बारे में बात की। आइए अब हम चलते हैं बिहार राज्य, जहां पर देखते हैं कि 3 प्रमुख महाजनपद का अभ्युदय हुआ। बिहार में प्रमुख महाजनपद के रूप में मगध का उल्लेख मिलता है। मगध राज्य की जो राजधानी है वह राजगृह या फिर राजगीर थी, जो कि सप्तपर्णी गुफा के आसपास का क्षेत्र माना जाता है। हालांकि आगे चल करके जब मगध साम्राज्य के अंतर्गत हर्यंक वंश का शासन होता है और वहां पर अजातशत्रु और उसके बाद उदयन यानी कि उदयभद्र का शासनकाल प्रारंभ होता है, तब मगध महाजनपद की राजधानी पाटलिपुत्र हो जाती है। समय समय पर मगध महाजनपद की राजधानी का परिवर्तन होता गया, लेकिन प्रमुखता के रूप में पाटलिपुत्र को ही विशेष स्थान दिया गया। लेकिन 16 महाजनपद के प्रारंभिक समय में मगध महाजनपद की राजधानी राजगृह या फिर राजगृह या फिर राजगीर के रूप में जानी गई। इसके अलावा बिहार में अंग महाजनपद का भी उल्लेख मिलता है, जिसकी राजधानी चंपा। अगर वर्तमान लोकेशन की बात करें तो आप देखेंगे भागलपुर जिला जो है वह अंग महाजनपद का क्षेत्र हुआ करता था। महाभारत काल की अगर मैं बात करूं तो कर्ण यहीं का शासक था, जिसको दुर्योधन सदैव अंगराज कह के बुलाता था। कई सारी दास्तानें हिंदुस्तान के गर्भ में समाहित हैं, जिसकी व्याख्या हम धीरे धीरे आगे चल करके करते रहेंगे। बिहार में तीसरा जो प्रमुख महाजनपद था उसे वज्जी महाजनपद के रूप में जाना जाता था। वज्जी महाजनपद की राजधानी की अगर मैं बात करूं तो दरअसल वज्जी महाजनपद 8 छोटे छोटे जनपदों का संघ था। यह गणराज्य था। फिर भी प्रमुखता के रूप में वैशाली, विदेह यह वज्जी महाजनपद की राजधानी के रूप में देखी गई। लेकिन अगर आपकी परीक्षा में वज्जी महाजनपद के किसी एक राजधानी की बात की जाए तो वैशाली को इसकी प्रमुखता और महत्ता प्राप्त हो सकती है। वज्जी महाजनपद प्रथम गणतंत्र जनपद के रूप में जाना गया और यहाँ पर लिच्छवी वंश का शासन था। एक बात और मैं आपको बता दूं, समूचे विश्व में सबसे पहला गणतंत्र वज्जी महाजनपद के रूप में ही जाना गया। साथ ही साथ अब हम चलते हैं दक्षिण के ऐसे महाजनपद जिसका उल्लेख कई साहित्यों में किया गया है। आंध्र प्रदेश में अस्मक महाजनपद या फिर अस्सक महाजनपद दक्षिण से प्राप्त होता है। इस महाजनपद की राजधानी प्रतिष्ठान या फिर पैठण है। कई बार आपकी परीक्षा में यह प्रश्न बनता है कि दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद के रूप में किसका उल्लेख होता है, तो वहां पर सही जवाब होगा अस्मक।